MHI 03 इतिहास लेखन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन। असाइनमेंट में भी हो सकता है यह क्वेश्चन हो, और हो सकता है एग्जाम में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें मौखिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक रचनाओं, अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों का समावेश हुआ है। इस परंपरा में अलग अलग ऐतिहासिक स्कूलों का विकास भी हुआ है, जैसे कैम्ब्रिज, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न इतिहास लेखन। सबके विषय में अलग अलग भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। क्योंकि संस्कृत में जो इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ होता है कोई भी इवेंट किस प्रकार से हुआ है, घटनाओं का वर्णन कैसे किया गया है। रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके माध्यम से हमें भारत का प्राचीन इतिहास पता चलता है। हमको यह जानकारी मिलती है कि उस समय का मानव जीवन कैसे हुआ करता था। उस समय की नैतिक शिक्षा, आदर्श जीवन, धार्मिक मूल्य आखिर किस तरीके से काम करते थे। अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में जो इतिहास लेखन है उसको हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। पहला है जिसे कहते हैं मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा। फिर दूसरा होता है साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाएं। और एक और होता है जिसे कहते हैं अभिलेख। अभिलेख भी कह सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी कह सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौखिक रूप से जो परंपरा चलती थी उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया गया। महाभारत, रामायण, पुराण पुराण, वेद जैसे धार्मिक ग्रंथ इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत बने। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो इसको समझाना आसान हो जाएगा। जैसे हम बात करें वेद की, तो वेद हमारे चार प्रकार के हैं। कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं। इसमें इन तीनों को जोड़कर कहा जाता है वेदत्रयी। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, सुनकर याद किया गया। और कई सालों तक, लगभग हजार सालों तक यह परंपरा ऐसे ही श्रुति के माध्यम से चलती रही। लेकिन समय के साथ इन्हें लिखने की जो परंपरा है इसमें इंक्लूड हुई, और फिर गुप्त काल में आकर यह परंपरा हमको लिखित रूप में आगे मिली। हमें वेदों के सहारे यह पता चलता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड रहा है उसमें मानव किस तरीके से रहता था। भारत में जो मानव की परंपरा है, जिस तरीके से मानव यहाँ यहाँ पे आर्य जो रहते थे वो कैसे यहाँ पर रहने लगे, कैसे अपना काम किए, इन सब चीजों का वर्णन मिलता है। उस समय खेती कैसी हुआ करती थी, जैसे गेहूं की खेती, चावल की खेती, इन सब के विषय में भी हमको यहाँ से पता चलता है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कैसे आर्य जो हैं वह सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा यमुना प्रदेश की तरफ आए थे। तो इसलिए वेदों के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि जो अर्ली वैदिक के कालखंड में लोग रहा करते थे उनका जीवन कैसे था, वर्ण व्यवस्था कैसे थी, कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, यह सब हमको उसी समय में पता चलता है। इसके अलावा महाकाव्यों से भी हमें जानकारी मिलती है, रामायण और महाभारत। अब चूंकि रामायण और महाभारत धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इनके माध्यम से हमें उस समय के जीवन का पता चलता है। इसके माध्यम से हम समाज, राजनीति, युद्ध नीति, रिश्ते, धर्म, संस्कृति, इन सब के विषय में जान पाते हैं। जैसे रामायण का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो इसमें हम प्रभु राम के माध्यम से आदर्श जीवन, राजनीति, धर्म और नैतिकता के विषय में सीख पाते हैं। वहीं पर महाभारत के माध्यम से हमने यह सीखा कि परिवार में कैसे झगड़े हो रहे हैं, कैसी राजनीति हो रही है, कैसे सामाजिक मुद्दे हैं, इन सब को वहां पर लिखा गया है। हम पुराण के विषय में जाने तो 18 पुराण हैं, और इन 18 पुराणों को हम धर्म ग्रंथ के रूप में भी देखते हैं। और इनके माध्यम से हमें राजाओं की वंशावलियां, भूगोल, धर्म, ब्रह्मांड कैसे बना, जाति व्यवस्था, इन सब के विषय में जानकारी हमको मिलती है। जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इसके माध्यम से हम सूर्य वंश, चंद्र वंश, इनके विषय में जान पाते हैं। तो सीधी बात है कि पुराणों के माध्यम से हमें उस समय के कालखंड का पता चलता है। इसके अलावा उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, इनके माध्यम से भी हमें उस समय के ज्ञान की परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करें, जो कि जब धीमे धीमे वैदिक धर्म में
आडंबर शुरू हुए तो दो नए धर्मों की स्थापना हुई। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी। तो इन बौद्ध धर्मों और जैन धर्मों के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था, धर्म कैसे काम करता था। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दीघ निकाय विनय पिटका के माध्यम से देखें तो बिंबिसार, अजात शत्रु ऐसे ऐतिहासिक पात्रों का उल्लेख हमको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय इसके माध्यम से हमें पता चलता है महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों के बारे में कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, वत्स, कौशल, चेदी, शूर, कुरु, पांचाल, अश्मक, मत्स्य, गांधार, कंबोज और अवंती। तो यह सभी हमको पता चलते हैं कैसे उस समय की राजनीतिक प्रणाली थी, वो कैसे काम करती थी। इसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि वज्जी और मल्ल जो हैं वह एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते थे, गणतंत्र राज्य हुआ करते थे। जैन धर्म के माध्यम से या जैन ग्रंथों के माध्यम से हमको पता चलता है कि आदि पुराण में ऋषभ देव जी का वर्णन है, जो कि माने जाते हैं कि वह सबसे पहले तीर्थंकर थे इस धर्म के। कल्पसूत्र के माध्यम से हम महावीर स्वामी के जीवन को समझ पाते हैं। यहां तक कि अगर हम जातक कथाओं को देखें तो जातक कथाओं के माध्यम से हमको भगवान बुद्ध के जन्म के विषय में पता चलता है और उस समय के राजाओं के विषय में भी हम यहाँ पर जान पाते हैं। अब अगर हम बात करें साहित्यिक रचनाओं की तो उसमें भी नाटक, काव्य, ऐतिहासिक कथाएं, इन सब के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि पंचतंत्र के माध्यम से हमको पता चलता है कि गुप्तकालीन जीवन कैसे था। मुद्रा राक्षस, इसके माध्यम से भी हम गुप्त काल और मौर्य काल दोनों के विषय में जान पाते हैं। फिर अगर हम देखें कालिदास की रचनाओं को, तो कालिदास की रचनाओं से भी हमको गुप्त काल के जीवन के विषय में पता चलता है। पातंजलि, सुश्रुत, इन सब के माध्यम से हम जान पाते हैं कि भाई पातंजलि के माध्यम से योग सूत्र समझ पाते हैं, वहीं पे सुश्रुत के माध्यम से हम जान पाते हैं कि प्राचीन भारत में जो मेडिसिन है वो कैसे काम किया करता था। ठीक है। अगर हम राजवंशी अभिलेख और शिलालेख के विषय में देखें तो इसके माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जो राजा हुआ करते थे वो अपने कार्यों को, युद्धों को, दान पुण्य की जानकारी शिलालेखों के माध्यम से अंकित करवाते थे। जैसे अशोक के शिलालेख के बारे में जाने तो वह ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और माइक लिपि, इसके माध्यम से उन्होंने अपने पूरे राज के बारे में मेंशन किया है कि मैं क्या क्या काम करता हूं। तो इसमें उन्होंने अपनी नीति, धर्म, करुणा, बौद्ध धर्म, इन सब के विषय में वहां पर बताया है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि गुप्त कालीन है, इसमें हरिशेन ने सम्राट समुद्रगुप्त की विजय गाथा को लिखा है। अगर इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर के बारे में पता चलता है कि उनका कालखंड कैसा हुआ करता था। दरबारी साहित्य और राजगाथाएं यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भी दरबारी साहित्य है उनको आप इतिहास नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा रही है। अपने राजा के विषय में बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ लिखा गया है, इसीलिए इनको प्रशस्ति भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? प्रशस्ति भी कहते हैं। जैसे बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा है। कल्हड़ की रजत रंगिणी यह माना जाता है कि पहला ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। कश्मीर के इतिहास को यहाँ पर लिखा गया, राजाओं का कैसा क्रम रहा है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है उससे भी हमें प्राचीन भारत के विषय में पता चलता है। इसमें मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के समय पे आया था, उसने मौर्य काल के बारे में अपनी बुक इंडिका में लिखा हुआ है। हमें पता चलता है कि मौर्य काल में समाज, धर्म, शिक्षा, शासन व्यवस्था कैसी होती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय फाहियान आया था, इसने बौद्ध धर्म, समाज, न्याय प्रणाली के विषय में लिखा है। हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया था, इसने हर्षवर्धन के कालखंड में भारत में शिक्षा, धर्म और प्रशासन की व्यवस्था कैसे थी इसके विषय में उन्होंने वहां पर बताया है। हम अगर बात करें यहाँ पर कि भाई भारतीय इतिहास लेखन की जो प्राचीन परंपरा है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण हमको मिलता है। मतलब केवल घटना लिखी नहीं गई है, उसमें धर्म और नीति के विषय को भी जोड़ा गया है। नायकों की महिमा बहुत की गई है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रशस्ति बहुत लिखी गई है। इसके अलावा जो हमारे आदर्श पुरुष थे, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान बुद्ध, इनके विषय में भी हम वहां पे जान पाते हैं। प्रशस्तियां या अतिशयोक्ति, राजाओं की वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर लिखा गया है। समाज और संस्कृति का चित्रण कैसा रहा है, कैसे रीति रिवाज थे, जीवन शैली थी, इनकी झलक हमको वहां से मिल जाती है।
भारतीय इतिहास के विषय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वह है कि यहाँ पर काल और स्थान का अभाव आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब घटना किस कालखंड में हुई है, किस समय हुई है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसीलिए कई बार कहते हैं लोग कि जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हमला किया तो वहां से भारत में काल निर्धारण करना आसान हो गया, क्योंकि भारत में समय लिखने की जो प्रक्रिया थी वो पूरे विश्व से एकदम अलग हुआ करती थी। एक और चीज है भारत में कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। मतलब घटनाओं को एज इट इज नहीं लिखा गया। यहाँ पर जिसने भी इतिहास लिखा उसने अपनी व्यक्तिगत और धार्मिक दृष्टिकोण को इतिहास में जरूर जोड़ा है। मतलब यहाँ पर जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत किया गया है। तथ्य और कल्पना इसको इतना ब्लेंड कर दिया गया कि अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मली जो जो यहाँ पर रचनाएं की गई हैं उसमें राजा और कुलीन वर्ग के बारे में बहुत ध्यान रखा गया है। ऐसे में जो सामान्य जनजीवन था उसके विषय में हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है। तो बात यह है कि भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध थी, लेकिन अगर हम उसे आधुनिक इतिहास के तराजू पर तौलें तो हमें पता चलता है कि उसमें वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि या ऑब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। हाँ, लेकिन हम उसके माध्यम से उस समय के समाज, शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका जो टेक्स्ट है वो पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसमें पूरा इग्नू का जो जो एमए का इतिहास है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।